गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास। चलिए पाठ 11वां पढ़ रहे थे हम लोग, बल और दाब। बल और दाब में हम लोग देखते हैं घर्षण क्या होता है। बलों के बारे में ये बता दिया था मैंने कि बल जो है वो अन्योन्य क्रियाओं में ही लगते हैं। अन्योन्य क्रियाओं के बहुत से उदाहरण दिए थे बच्चों। और अब हम लोग देखेंगे कि घर्षण क्या है। अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? हम लोग जब फर्श पर लुढ़काते हैं गेंद को तो धीरे धीरे धीमी हो जाती है। अगर हम साइकिल के पैडल नहीं लगाते रहते तो उसकी भी गति कम हो जाती है, लास्ट में वो रुक जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय पश्चात रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इनमें जोड़ सकते हैं? इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता है ना, कोई भी बल लगता प्रतीत नहीं हो रहा है, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम क्यों हो जाती है ना बच्चों। लॉजिक वाली बात कि भाई अपने आप ही कैसे रुक जाते हैं धीरे धीरे और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण हो रहा है? जबकि हम जानते हैं कि गति की अवस्था में परिवर्तन तो किसी न किसी बल के कारण ही होता है। क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दिशा में बल जो है वो किस दिशा में लग रहा होगा जबकि गति कम कर रहा है? तो इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण कौन सा बल है बच्चों? घर्षण बल है। जब दो सतह आपस में एक दूसरे पर रगड़ी जाती है तो घर्षण बल उत्पन्न होता है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है और धीरे धीरे अपने आप जो गति कम होती है उसका कारण जो है वो घर्षण बल ही होता है। ठीक है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है ना। यानी नाव के रुकने के, साइकिल के रुकने के, गेंद के रुकने का सबका कारण कौन सा बल है? घर्षण बल है। घर्षण भी एक प्रकार का बल है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। किन पर लगता है घर्षण बल? केवल गतिशील वस्तुओं पर। और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। अब पता चला क्यों रुकता है। अगर विपरीत दिशा से बल लगाओगे तो क्या होगा? गति धीमी होगी और अंततः धीरे धीरे रुक जाएगी। तो घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तुओं पर लगता है और गति की विपरीत दिशा में लगता है। इसीलिए साइकिल के पैडल चलाना बंद कर देंगे तो वह धीरे धीरे रुक जाएगी, गेंद को लुढ़काएंगे तो वह धीरे धीरे धीमी गति करके रुक जाएगी। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क बल के कारण उत्पन्न होता है, इसीलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी अध्याय 12 में पढ़ेंगे और अध्याय 12 में इस घर्षण बल को समझने के लिए आपको अध्याय 11 पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि बल क्या हैं, कैसे लगते हैं, ये आपको यहीं पता चलेगा। देखिए, आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या यह आवश्यक है कि किसी वस्तु पर बल लगने वाला बल सदैव संपर्क बल ही हो, यानी केवल एक दूसरे के संपर्क में आने पर ही लगता हो। आइए पता लगाते हैं। तो देखिए, असंपर्क बल भी होते हैं। ठीक है, जैसे घर्षण बल तो संपर्क बल था, जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में आई तभी लगा। लेकिन असंपर्क बल भी हैं कुछ, जैसे चुंबकीय बल है। क्रियाकलाप 11.6 करेंगे। छड़ चुंबकों का एक युग्म लीजिए। छड़ चुंबक लेनी है आपको, यानी दो। युग्म का मतलब दो लेनी है। चित्र 11.10 में दर्शाए अनुसार एक चुंबक को 3 गोल पेंसिलों या लकड़ी के बेलनों, रोलरों पर रखिए। अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के सिरे के समीप लाइए। 3 लकड़ी के गोल गुटके रख सकते हो आप लुढ़काने के लिए। दूसरे चुंबक को उसके करीब लाओ। ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श ना करें, छुए नहीं। देखिए क्या होता है। अब चुंबक के दूसरे सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के उसी सिरे के समीप लाइए। चित्र 11.10 के अनुसार प्रत्येक बार नोट कीजिए कि क्या होता है। देखो, जब विपरीत ध्रुव लेके आओगे तो चुंबक आगे बढ़ेगा चुंबक की तरफ, जब समान ध्रुव लेके आओगे तो चुंबक पीछे सरकेगा, जबकि एक दूसरे को छुआ नहीं चुंबक ने। जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है, ठीक है, इस तरह से देखो, आप देख रहे हो 3 पेंसिल्स पे रखा है चुंबक और एक चुंबक को उसके पास ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, इससे आकर्षण प्रतिकर्षण से ही चुंबक या तो गति कर रहा है चुंबक की साइड या दूर गति कर रहा है। क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है? क्या यह सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? ये प्रेक्षण क्या सुझाते हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तभी तो चुंबक जो है कभी आकर्षित हो रहा है और कभी प्रतिकर्षित हो रहा है। कक्षा 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बता दिया था ना बच्चों, दो चुंबकों के समान ध्रुव क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे।
तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ा? नहीं ना, छुआ भी नहीं चुंबकों ने एक दूसरे को। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया यह असंपर्क बल का एक उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण था ये? असंपर्क बल का। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल ही होता है। अब अगला है स्थिर वैद्युत बल। ये बलों के प्रकार ही पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग। स्थिर वैद्युत बल क्या है देखिए। क्रियाकलाप 11.7। प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लीजिए और इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए, है ना। जिससे जूस वगैरह पीते हो ना आप, वो स्ट्रॉ होता है, उसको 2 बराबर भागों में काटना है आपको। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे लटकाइए, चित्र 11.11 की तरह। अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और उसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट पर रगड़िए। स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रॉ के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श न करें। आप क्या देखते हैं? अब लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे को कागज की शीट से रगड़िए। फिर से दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को, जिससे पहले ही कागज की शीट से रगड़ा जा चुका है, लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए। अब आप क्या देखते हैं? इस तरह से देखो आप, ठीक है। देखिए, कागज़ से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ को आकर्षित करेगा। हमने जो हमारे हाथ में था उसको, एक सिरे को हमने कागज़ से रगड़ा था ना, जबकि लटके हुए को नहीं रगड़ा था। तो वो क्या करेगा? आकर्षित करेगा। लेकिन जब हम लोग लटके हुए स्ट्रॉ के एक सिरे को भी कागज़ से रगड़ देंगे तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी समान आवेश आ जाएगा दोनों में। कागज़ की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है, यानी प्राप्त कर लेता है। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कौन सा होता है? स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। यहाँ से आप जो है वो स्थिर वैद्युत बल जो है वो उसकी परिभाषा नोट कर सकते हैं। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसीलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। आप अध्याय 15 में विद्युत आवेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब आगे जब जाओगे आप तो इन बलों के बारे में भी आप विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखो, यहाँ से करने के लिए आज आपके पास बहुत है ना। स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं, चुंबकीय बल किसे कहते हैं, ठीक है। दोनों ही असंपर्क बल हैं। दोनों एक्टिविटी आपको यहाँ से करनी है आपकी कॉपी में, ठीक है। असंपर्क बल में चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, 3 बल हो गए हैं आपके। यहाँ पे बलों के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स।